आधुनिक आनुवंशिकी यानी मॉडर्न जेनेटिक्स की नींव और उन ऐतिहासिक प्रयोगों को समझने वाले हैं जिन्होंने इस पूरे विज्ञान की दिशा ही तय कर दी। स्रोत सामग्री का यह विश्लेषण हमें वंशागति और विविधता के सिद्धांतों के बिल्कुल मूल तक ले जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पता है, आमतौर पर हम बायोलॉजी और मैथ्स को बिल्कुल अलग अलग दुनिया मानते हैं, है ना? लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इनहेरिटेंस के पहले वैज्ञानिक नियम किसी लेबोरेटरी में सिर्फ माइक्रोस्कोप के जरिए नहीं खोजे गए थे, बल्कि मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स के एक अनोखे और एकदम सटीक क्रॉसओवर से निकले थे। ये एक ऐसा आइडिया था जिसने विज्ञान की दुनिया में तहलका मचा दिया। अब इस नंबर पर जरा गौर कीजिए, 7। आज की इस चर्चा में ये नंबर बार बार हमारे सामने आएगा और यकीन मानिए ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये नंबर उन लगातार 7 सालों की गहन रिसर्च और उन 7 सटीक विपरीत लक्षणों को दर्शाता है जिन्होंने मिलकर इतिहास रचा। तो आज हम इस पूरी जानकारी को इन 4 मुख्य भागों में समझेंगे। पहला, आनुवंशिकी के जनक। दूसरा, मटर के पौधे का चुनाव। तीसरा, 7 विपरीत लक्षण। और चौथा, मेंडल की कार्यप्रणाली। चलिए सबसे पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, आनुवंशिकी के जनक। ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी के जनक के रूप में जानते हैं और सच में इनका काम इस टाइटल को बिल्कुल जस्टिफाई करता है। उन्होंने ही सबसे पहले इनहेरिटेंस के स्टैटिस्टिकल नियम बनाए थे। एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनका वो मैथमेटिकल दिमाग लगाना अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। और ये सब कब हुआ? 1856 से लेकर 1863 तक। ये वही 7 साल हैं जब उन्होंने गार्डन पी, जिसका साइंटिफिक नाम पाइसम सटाइवम है, उस पर बेहद बारीकी से प्रयोग किए। अगर आप इस विषय को किसी एग्जाम के नजरिए से देख रहे हैं तो ये एग्जैक्ट टाइम फ्रेम और साइंटिफिक नाम जरूर याद रखिएगा, ये बहुत काम आएगा। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, मटर के पौधे का चुनाव। आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि इतने बड़े एक्सपेरिमेंट के लिए आखिर मटर के पौधे को ही क्यों चुना गया? इसके कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल रीजन थे। एक तो इसमें बिल्कुल साफ दिखने वाले कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे। दूसरा, इसका लाइफ साइकिल छोटा होता है जिससे रिजल्ट्स जल्दी मिल जाते हैं। तीसरा, इसमें नेचुरली स्वपरागण होता है। और सबसे खास बात, इसमें हम बहुत ही आसानी से कृत्रिम परपरागण भी करवा सकते हैं। फास्ट और एक्यूरेट रिजल्ट्स के लिए ये एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। तीसरा हिस्सा, 7 विपरीत लक्षण। यहाँ जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट उभर कर आता है वो है रूल ऑफ कॉन्ट्रास्ट। मेंडल ने पौधों के जो भी फिजिकल लक्षण रिकॉर्ड किए वे सख्ती से 2 अलग अलग कैटेगरीज में बटे हुए थे, डोमिनेंट यानी प्रभावी और रिसेसिव यानी अप्रभावी। इसमें कोई बीच का रास्ता या ग्रे एरिया था ही नहीं और इसी वजह से उनके डेटा में इतनी क्लैरिटी थी। तो ये वो एग्जैक्टली 7 पेयर्स हैं जिन्हें मेंडल ने गहराई से ऑब्जर्व किया। तने की ऊंचाई, फूल का रंग, फूल की पोजीशन, फली का आकार, फली का रंग, बीज का आकार और आखिर में बीज का रंग। सोचिए, यही वो बेसिक डेटा पॉइंट्स थे जिन्होंने जेनेटिक्स के पूरे इतिहास का रूप तय किया। इस बात को एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। तने की ऊंचाई को ही ले लीजिए। रूल ऑफ कॉन्ट्रास्ट के हिसाब से पौधा या तो लंबा होगा जो कि डोमिनेंट ट्रेट है, या फिर बिल्कुल बौना होगा जो कि रिसेसिव ट्रेट है। एकदम क्लियर का डिफरेंस है ना? और यही साफ सुथरा डिवीजन बीजों के आकार में भी दिखाई देता है। बीज या तो एकदम गोल होंगे जो वापस से एक डोमिनेंट ट्रेट है, या फिर उनमें झुर्रियां होंगी यानी फिर रिंकल्ड होंगे जो रिसेसिव ट्रेट है। रिजल्ट हमेशा इन्हीं दोनों में से कोई एक होता था। अब बढ़ते हैं आखिरी और बहुत ही जरूरी हिस्से की तरफ, मेंडल की कार्यप्रणाली। उनके काम करने के तरीके को समझने के लिए हमें सबसे पहले ट्रू ब्रीडिंग लाइंस यानी शुद्ध वंशक्रम को समझना पड़ेगा। ये वो पौधे होते हैं जो कई पीढ़ियों तक स्वपरागण होने के बाद भी अपने लक्षणों को बिल्कुल स्टेबल रखते हैं। एक्सपेरिमेंट के लिए ये एकदम शुद्ध और बिना किसी मिलावट वाला बेस था। तो उनका एक्सपेरिमेंट एक्चुअली काम कैसे करता था? स्टेप 1, ट्रू ब्रीडिंग लाइंस को सिलेक्ट करना। स्टेप 2, इमैस्कुलेशन या विपुंसन। और स्टेप 3, बैगिंग के साथ साथ कृत्रिम परपरागण। इस पूरे प्रोसेस को इतनी सावधानी से डिजाइन किया गया था कि प्राकृतिक स्वपरागण की कोई गुंजाइश ही ना बचे। चलिए
इन दो टेक्निकल टर्म्स को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। विपुंसन का सीधा सा मतलब है फूल के नर भागों को बहुत ही ध्यान से हटा देना, और बैगिंग या बोरा वस्त्रावरण का मतलब है फूल को कवर कर देना ताकि कोई अनचाहा पराग उस पर न गिरे। ये दोनों कदम एब्सोल्युटली क्रूशियल थे, वरना एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स पूरी तरह से गड़बड़ा सकते थे। अगर हम इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ निकालें तो वो ये है, हिस्ट्री में पहली बार किसी ने बायोलॉजिकल पजल्स को सॉल्व करने के लिए मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स का इतनी खूबसूरती से इस्तेमाल किया था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। इस एक अकेले दृष्टिकोण ने जेनेटिक्स की पूरी फील्ड को जन्म दिया। तो अब जब हम ये बेसिक ग्राउंड रूल समझ चुके हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, ये 7 लक्षण आखिर अगली पीढ़ी में पास ऑन कैसे होते हैं? एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस वास्तव में दिखता कैसा है? जीनोटाइप, फिनोटाइप और वो फेमस पुनेट स्क्वायर कैसे काम करते हैं? ये पूरा मैकेनिज्म कैसे चलता है? ये खुद में एक बहुत ही गहरी और रोमांचक विश्लेषण में स्वागत है। आज हम जेनेटिक्स के उस बिल्कुल बेसिक लेकिन सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे जिसने पूरे मॉडर्न बायोलॉजी की नींव रखी। जी हाँ, मेंडल का इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, यानी एक जीन की वंशागति। ये कोई बोरिंग थियरी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शानदार और लॉजिकल सफर होने वाला है। थियरी, रेशियोज, जेनेटिक टर्म्स, सब कुछ डिकोड करेंगे जो किसी भी एग्जाम, खासकर नीट के लिए एकदम गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर को शुरू करते हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के एजेंडे में क्या क्या है। हम शुरुआत करेंगे एक संकर क्रॉस यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के सेटअप से, फिर पुनेट स्क्वायर की गणित को समझेंगे। इसके बाद आएगा टेस्ट क्रॉस का बड़ा रहस्य, फिर मेंडल की यूनिवर्सल वंशागति सिद्धांत, और लास्ट में वो दिलचस्प अपवाद जो सारे नियम तोड़ देते हैं। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं, एक संकर क्रॉस का सेटअप। जेनेटिक्स में अगर मास्टरी करनी है ना, तो इस सबसे बेसिक एक्सपेरिमेंट को समझना ही होगा। असली नींव यहीं से रखी जाती है। मेंडल की सबसे बड़ी कामयाबी का राज क्या था? उनकी सिंप्लिसिटी। उन्होंने आनुवांशिकता की उलझी हुई पहेली को सुलझाने के लिए एक साथ कई चीजों को मिक्स नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल को अलग किया। मतलब जब हम किसी क्रॉस में सिर्फ एक जोड़ी विपरीत लक्षणों पर फोकस करते हैं तो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। उदाहरण के लिए मटर के बिल्कुल शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे के बीच का क्रॉस। एकदम सिंपल है ना? अब इन स्टेप्स को देखिए, ये बिल्कुल एक कहानी की तरह चलते हैं। सबसे पहले आती है जनक पीढ़ी यानी पेरेंट जनरेशन, जहां शुद्ध लंबे कैपिटल टी और शुद्ध बौने स्मॉल टी पौधे लिए जाते हैं। जब युग्मक यानी गैमीट्स बनते हैं तो ये कारक अलग हो जाते हैं। एक तरफ से आता है दमदार और ताकतवर कैपिटल टी और दूसरी तरफ से बेचारा कमजोर स्मॉल टी। और जब F1 जनरेशन में ये दोनों मिलते हैं तो कैपिटल टी पूरी तरह से छा जाता है और स्मॉल टी के प्रभाव को बिल्कुल दबा देता है। नतीजा 100% लंबे पौधे। इसके बाद इन्हीं F1 पौधों में स्वपरागण कराया जाता है ताकि F2 जनरेशन मिल सके। सच में ये पूरी प्रोसेस किसी जादू से कम नहीं है। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, पुनेट स्क्वायर और उसके अनुपात। यहाँ पर बायोलॉजी और गणित का एक बहुत ही शानदार विजुअल कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। ब्रिटिश जेनेटिस्ट रेजिनाल्ड सी पुनेट ने हमें एक ऐसा विजुअल टूलकिट दिया जिसने जेनेटिक्स की कैलकुलेशन को हमेशा के लिए आसान बना दिया। इस स्क्वायर की सबसे खास बात ही यही है कि ये F2 पीढ़ी के सभी पॉसिबल जीनोटाइप कॉम्बिनेशन की एकदम सटीक भविष्यवाणी कर देता है। ऊपर और बाईं तरफ युग्मकों को रखकर जब हम इन्हें मिलाते हैं तो हमें बड़े ही आराम से टीटी, टीटी, टीटी और टीटी के बॉक्स मिल जाते हैं। अगली पीढ़ी में क्या रिजल्ट आने वाला है उसे बिना किसी कंफ्यूजन के देखने का इससे बेहतरीन तरीका कोई हो ही नहीं सकता। इससे एक हाई यील्ड नीट टिप समझकर याद रखना है, बाहर से जो फिजिकल लक्षण दिखाई देते हैं और जो अंदर छिपी हुई जेनेटिक बनावट होती है उसमें जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। बाईं तरफ फिनोटाइपिक अनुपात 3:1 है, मतलब 3 लंबे और 1 बौना पौधा। लेकिन दाईं तरफ जीनोटाइपिक अनुपात कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। ये है 1:2:1, मतलब 1 शुद्ध लंबा टीटी, 2 हाइब्रिड लंबे टीटी और 1 शुद्ध बौना टीटी। यही वो फर्क है जो जेनेटिक्स की पूरी गुत्थी सुलझाता है। खैर, अब कहानी में थोड़ा सस्पेंस लाते हैं। भाग 3, टेस्ट क्रॉस का रहस्य, यानी छिपी हुई जेनेटिक पहचान को बाहर लाना। अब थोड़ा जेनेटिक्स का जासूसी काम शुरू करते हैं। जरा सोचिए इस रहस्य को कैसे सुलझाया जाए।
अगर कोई मटर का पौधा बाहर से लंबा दिख रहा है, तो क्या वो अंदर से पूरी तरह से शुद्ध लंबा यानी टीटी है, या फिर वो चुपके से अपने अंदर किसी बौने लक्षण टीटी को छिपाए बैठा है? सिर्फ देखकर तो कोई भी इसका जवाब नहीं दे सकता। तो फिर इस असली पहचान को कैसे उजागर किया जाए? और यही काम आता है हमारा नीट स्पेशल ब्रह्मास्त्र, जिसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। इस अनजान पौधे का क्रॉस हमेशा शुद्ध अप्रभावी यानी स्मॉल टीटी पेरेंट के साथ कराया जाता है। अगर सारी की सारी संतानें लंबी निकल आईं, तो केस क्लोज्ड, वो अनजान पौधा 100% शुद्ध टीटी था। लेकिन अगर रिजल्ट 50-50 आता है, यानी आधे लंबे और आधे पौने पौधे, तो एकदम साफ है कि वो पौधा असल में एक हाइब्रिड टीटी था। है ना कमाल का टूल? इन सारे गणित और एक्सपेरिमेंट्स को एक साथ मिलाकर अब हम आते हैं भाग 4 पर, वंशागति के सिद्धांत। ये वो यूनिवर्सल नियम हैं जिन्होंने इस पूरे विज्ञान को एक सॉलिड स्ट्रक्चर दिया है। प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि लक्षण कारकों यानी जीन्स से तय होते हैं, जो हमेशा जोड़ों में रहते हैं। जब जोड़ा अलग अलग होता है, तो एक जीन बॉस बन जाता है और दूसरे पर पूरी तरह हावी हो जाता है। इसीलिए F1 पीढ़ी में सिर्फ एक ही लक्षण दिखता है और F2 में वो मशहूर 3:1 का अनुपात सामने आता है। लेकिन एक मिनट, बायोलॉजी में नियम हमेशा पत्थर की लकीर नहीं होते। ये नियम भी कुछ खास शर्तों पर ही लागू होता है, और यहीं से आगे के अपवादों का रास्ता खुलता है। अब सबसे जरूरी बात ध्यान देने वाली ये है कि प्रभाविता के नियम के उलट ये दूसरा नियम यानी पृथक्करण का नियम बिल्कुल यूनिवर्सल है। इसका कोई अपवाद नहीं है, जीरो एक्सेप्शन। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। युग्मक बनते समय अलील कभी भी आपस में ब्लेंड या मिक्स नहीं होते। वो इतनी सफाई से अलग होते हैं कि हर युग्मक को पूरी शुद्धता के साथ केवल एक ही कारक मिलता है। ये जेनेटिक्स का एक अटल सत्य है। और अब इस विश्लेषण के सबसे आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। भाग 5, नियम तोड़ने वाले अपवाद। नॉर्मल नियमों से बाहर निकलकर अब प्रकृति के उन ट्विस्ट्स को देखेंगे जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फेवरेट होते हैं। और ये शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे प्रकृति कभी-कभी मेंडल के नियमों की ही धज्जियां उड़ा देती है। बाईं तरफ है अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जहां लाल और सफेद फूल मिलकर एक नया गुलाबी फूल बना देते हैं। मतलब कोई बॉस नहीं, दोनों ने समझौता कर लिया और ब्लेंड हो गए। और दाएं तरफ देखिए सहप्रभाविता यानी को डोमिनेंस, जहां कोई झुकने को तैयार नहीं। जैसे इंसानों के AB ब्लड ग्रुप में IA और IB दोनों एलील एक साथ और बिल्कुल बराबर अपना प्रभाव दिखाते हैं। ये दोनों ही अपवाद एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत जरूरी हैं। इसे तो बिल्कुल रट ही लेना चाहिए। एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछा जाता है कि वो कौन सा क्रॉस है जहां बाहर दिखने वाला फिनोटाइपिक अनुपात और अंदर का जीनोटाइपिक अनुपात दोनों बिल्कुल 1:2:1 पर मैच कर जाते हैं। जवाब है अपूर्ण प्रभाविता। ये एक ऐसा प्रीमियम एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट है जो झटके में मार्क्स दिला सकता है। एक जीन की वंशागति को मास्टर करने के बाद अब एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है, क्या होगा जब एक ही समय में 2 अलग-अलग लक्षणों का एक साथ अध्ययन किया जाएगा? क्या अब उस मशहूर द्विसंकर क्रॉस या डायहाइब्रिड क्रॉस के रहस्यों और उसके उस लेजेंडरी 9:3:3:1 अनुपात को डिकोड करने का समय नहीं आ गया है? इसी रोमांचक सवाल के साथ आज का ये शानदार विश्लेषण यहीं से खत्म होता है। उम्मीद है इस सेशन से बहुत कुछ नया और सटीक सीखने को मिला। इस एक्सप्लेनर में हम जेनेटिक्स के उस ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं जो मेडिकल एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। सच कहूं तो जेनेटिक्स के कुछ हाई यील्ड कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जहां से सबसे ज्यादा ट्रिकी और न्यूमेरिकल सवाल बनते हैं। तो आज हमारा फोकस बिल्कुल क्लियर है। हम उन बायोलॉजिकल रूल्स और रेशियोज को समझेंगे जो एग्जाम में आपका काफी समय बचा सकते हैं। आइए सीधा शुरू करते हैं। ओके, तो फटाफट देख लेते हैं कि आज हम किन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे मल्टीपल एलील्स और ब्लड ग्रुप्स से, फिर देखेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस और उसके रेशियोज, उसके बाद क्रोमोसोमल थ्योरी, फिर लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन, और लास्ट में नीट के लिए कुछ बहुत ही कमाल के टाइम सेविंग फॉर्मूले। तो चलिए अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, मल्टीपल एलील्स और ब्लड ग्रुप्स। बायोलॉजी में एक्सेप्शन से ही तो सबसे बेहतरीन सवाल बनते हैं, राइट? अब देखिए, जेनेटिक्स में अक्सर मजा तब आता है जब बेसिक रूल्स टूटते हैं, और यही एंट्री होती है मल्टीपल एलिलिज्म की। नॉर्मली क्या होता है, एक जीन के सिर्फ 2 एलील्स होते हैं, लेकिन क्या हो अगर किसी एक ट्रेट या लक्षण को कंट्रोल करने के लिए 2 से ज्यादा एलील्स आ जाए?
बस इसी कंडीशन को हम मल्टीपल एलिलिज्म कहते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है, ध्यान रखिएगा, पूरी पॉपुलेशन में भले ही कई एलील्स मौजूद हों, लेकिन किसी एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल के अंदर, यानी हमारे और आपके अंदर, सख्ती से सिर्फ और सिर्फ 2 ही एलील्स मौजूद हो सकते हैं। इसे एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल से समझते हैं। ह्यूमन ABO ब्लड ग्रुप्स। हमारे ब्लड ग्रुप को जो जीन कंट्रोल करता है उसे आई कहते हैं। और मजेदार बात यह है कि इसके 3 एलील्स होते हैं। पहले 2 हैं IA और IB, जो रिस्पेक्टिवली एंटीजन A और एंटीजन B नाम की शुगर प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जो तीसरा एलील है ना, I, वो कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करता। अब यहां लॉ ऑफ डोमिनेंस का खेल देखिए। IA और IB दोनों ही इस I एलील पर पूरी तरह से डोमिनेंट होते हैं। मतलब I बेचारा इनके सामने पूरी तरह छुप जाता है। तो यहाँ क्रूशियल पॉइंट ये है कि इन 3 एलील्स से आखिर कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट मैथमेटिकल फॉर्मूला है, n+1/2। यहाँ n का मतलब है एलील्स की संख्या। तो जैसे ही हम n की जगह 3 रखते हैं, हमें एकदम परफेक्ट नंबर मिलता है, एग्जैक्टली 6 पॉसिबल जीनोटाइप्स। और इन्हीं 6 जीनोटाइप्स से हमें 4 फिनोटाइप्स मिलते हैं, ब्लड ग्रुप A, B, AB और O। एग्जाम के नजरिए से ये एक डायरेक्ट हिट है, इसे बिल्कुल मिस नहीं करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, डायहाइब्रिड क्रॉस और उसके रेशियोज। मेंडल का ये वो एक्सपेरिमेंट था जिसने जेनेटिक्स की दुनिया ही बदल दी थी। डायहाइब्रिड क्रॉस मेंडल का अगला बड़ा जंप था, जहां उन्होंने एक ही समय में 2 अलग-अलग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को ऑब्जर्व किया। आइए देखते हैं ये कैसे काम करता है। शुरुआत होती है पेरेंट से। एक तरफ है राउंड येलो सीड्स और दूसरी तरफ हैं रिंकल्ड ग्रीन सीड्स। जब क्रॉस होता है तो F1 जनरेशन में सारे के सारे पौधे एकदम एक जैसे निकलते हैं, यानी राउंड और येलो। लेकिन असली मैजिक तब होता है जब इस F1 जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाता है। इसके बाद जो F2 जनरेशन आती है उसमें पूरे 16 यूनिक कॉम्बिनेशंस बनते हैं। इट्स लाइक अ जायंट पजल। और उन 16 कॉम्बिनेशंस को जब हम बाहर से देखते हैं तो हमें मिलता है ये एब्सोल्युटली क्रूशियल फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1। इसको सिंपल वर्ड्स में कहें तो जो ऑफस्प्रिंग्स आए वो कुछ इस तरह बट गए, 9 राउंड येलो, 3 राउंड ग्रीन, 3 रिंकल्ड येलो और सिर्फ 1 रिंकल्ड ग्रीन। ये जो रेशियो है ना, ये पूरी जेनेटिक्स की फाउंडेशन का एक बहुत ही सॉलिड पिलर है। लेकिन अगर हम थोड़ा और डीप डाइव करें और जीन्स के लेवल पर देखें तो जीनोटाइपिक रेशियो थोड़ा और एक्सपैंड हो जाता है, और वो है 1:2, 2:1, 2:2, 4:2, 1:2, 2:1। अब पहली बार में ये इतना लंबा सीक्वेंस देकर शायद कोई भी सोचे कि इसे कौन याद करेगा, लेकिन ट्रस्ट मी, ये एक बहुत ही हाई यील्ड मेमोरी फैक्ट है। जब एग्जाम में टफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं तो उन्हें सेकंड्स में सॉल्व करने के लिए ये सीक्वेंस आपका सबसे बड़ा वेपन साबित होता है। इसी डायहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर मेंडल ने एक बहुत ही हिस्टोरिकल रूल दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उन्होंने कहा, जब 2 जोड़ी लक्षणों वाले हाइब्रिड बनते हैं तो एक जोड़ी कैरेक्टर्स का सेग्रीगेशन दूसरी जोड़ी से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, मतलब कोई किसी पर डिपेंड नहीं करता। ये उस समय का एक ऐसा रूल था जिसे बिल्कुल पत्थर की लकीर माना जाता था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, बायोलॉजी में हर रूल का एक एक्सेप्शन तो होता ही है। तो अब बारी आती है हमारे तीसरे टॉपिक की, क्रोमोसोमल थ्योरी। यहां से हम एब्स्ट्रैक्ट रूल से निकलकर सेल के अंदर की माइक्रोस्कोपिक दुनिया में एंटर करेंगे। सोचिए, ये साइंटिस्ट किसी डिटेक्टिव से कम नहीं थे जो सेल के अंदर की दुनिया का मैप तैयार कर रहे थे। 1902 में सटन और बोवेरी ने एक कमाल का प्रपोजल दिया, क्रोमोसोमल थ्योरी। उन्होंने नोटिस किया कि सेल डिवीजन के टाइम क्रोमोसोम्स बिल्कुल मेंडल के जीन्स की तरह ही बिहेव करते हैं। यानी जीन्स हवा में नहीं है, वो लिटरली क्रोमोसोम्स के ऊपर बैठकर ट्रैवल करते हैं। बाद में 1910 के दशक में T.H. मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई पर एक्सपेरिमेंट्स करके इसे प्रूव कर दिया, और फिर एल्फ्रेड स्टर्टवेंट ने तो पूरे जेनेटिक मैप्स ही बना डाले। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन। यहां हम उस एक्सेप्शन की बात करेंगे जिसने मेंडल के इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाले रूल को एक बड़ा चैलेंज दिया। अब इस स्लाइड में जो बात है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट्स ने साफ कर दिया कि क्रोमोसोम्स के अंदर एक जबरदस्त टग ऑफ वॉर यानी रस्साकशी चलती है। एक तरफ है लिंकेज, मतलब जीन्स के बीच फिजिकल डिस्टेंस जितनी कम होगी वो उतने ही स्ट्रांगली आपस में जुड़े रहेंगे और पेरेंटल ट्रेट्स को बिल्कुल प्रिजर्व करके रखेंगे।
वहीं दूसरी तरफ है रिकॉम्बिनेशन, जहां क्रॉसिंग ओवर होती है, जीन्स टूटकर अलग होते हैं और एकदम नए मिक्स्ड या नॉन पेरेंटल ट्रेट सामने आते हैं। है ना कमाल का कॉन्सेप्ट? और इस पूरी पिक्चर के जो असली हीरो हैं वो हैं टी.एच. मॉर्गन। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर यानी फ्रूट फ्लाई पर उनके इस ग्राउंड ब्रेकिंग काम के लिए उन्हें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा जाता है। अब ये सिर्फ एक रैंडम हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है। एग्जाम्स में अक्सर ऐसे डायरेक्ट ट्रिविया पूछ लिए जाते हैं, तो इससे बिल्कुल माइंड में लॉक कर लीजिए। और अब हम आ गए हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, क्विक फॉर्मूलाज फॉर नीट। अब तक हमने जो भी थ्योरी समझी है उसे हम रैपिड फायर मैथमेटिकल शॉर्टकट्स में कन्वर्ट करने वाले हैं। एग्जाम के प्रेशर में टाइम बचाना सब कुछ होता है, राइट? तो ये रहे वो मास्टर फॉर्मूले। मान लीजिए n का मतलब है हेटेरोजाइगस पेयर्स की संख्या। अब अगर आपको गैमीट्स निकालने हैं तो बस 2n कर दीजिए। फिनोटाइप्स निकालने हैं, उसका फॉर्मूला भी सेम है, 2n। अगर जीनोटाइप्स का नंबर चाहिए तो 3n का यूज करें। और आखिर में टोटल F2 कॉम्बिनेशंस कितने होंगे? सिंपल, 4n। आपको कोई बड़ा क्रॉस बनाकर टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। ये शॉर्टकट्स लिटरली गेम चेंजर हैं। और ये शॉर्टकट्स कितने फ्लॉलेस हैं ये आप खुद देख सकते हैं। चलिए इन्हें उसी डाइहाइब्रिड क्रॉस पर टेस्ट करते हैं जिसकी हमने पहले बात की थी। डाइहाइब्रिड में n की वैल्यू 2 होती है, तो गैमीट्स के लिए 2 की पावर 2, आंसर आया 4। और जीनोटाइप्स के लिए 3 की पावर 2, आंसर आया 9। देखा आपने, ये बिल्कुल उसी रेशो से मैच कर रहा है जो हमने पहले देखा था। कोई लंबा कैलकुलेशन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, बस सीधा, सटीक और एकदम फास्ट गणित। तो आज के इस पूरे एक्सप्लेनर से एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि कैसे एलील्स का ये पूरा खेल, डाइहाइब्रिड क्रॉस के रेशियोज और क्रोमोसोम्स पर जीन्स का लिंकेज, ये सब मिलकर जेनेटिक्स का एक सॉलिड बेस बनाते हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है, क्या जेनेटिक्स के इस ब्लूप्रिंट को मास्टर करने के बाद हमारा अगला लॉजिकल स्टेप सेक्स डिटर्मिनेशन और म्यूटेशन की कॉम्प्लेक्स दुनिया को डीकोड करना होना चाहिए? जरा इस बारे में सोचिएगा। आज के इस एनालिसिस में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और आगे। हाई यील्ड बायोलॉजी एक्सप्लेनर में हम सीधे जेनेटिक्स की दुनिया में डाइव करने वाले हैं। आज हम उन जेनेटिक नियमों और उनमें होने वाली गड़बड़ियों को डिकोड करेंगे जो मेडिकल एग्जाम्स के लिए बहुत ही क्रूशियल हैं। इसे आप हमारे शरीर के भीतर छिपे एक सीक्रेट बायोलॉजिकल कोड की जासूसी समझ सकते हैं। हम देखेंगे कि जीवन के ये नियम आखिर काम कैसे करते हैं और जब इनमें कोई एरर आता है तो क्या होता है। चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज का हमारा रूट मैप क्या है। हम इन 5 टॉपिक्स को कवर करेंगे: लिंग निर्धारण के रहस्य, उत्परिवर्तन यानी डीएनए में बदलाव, वंशावली विश्लेषण, मेंडलीय आनुवंशिक विकार और अंत में गुणसूत्रीय विकार और विसंगतियां। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, लिंग निर्धारण के रहस्य। सोचिए, इस जेनेटिक जासूसी की शुरुआत आज से काफी समय पहले 1891 में ही हो गई थी। हेंकिंग नाम के एक वैज्ञानिक ने कीड़ों में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया को देखते हुए एक बहुत ही रहस्यमयी संरचना खोजी थी। उन्होंने बस यूं ही इसका नाम एक्स बॉडी रख दिया। उस वक्त किसी को कोई आइडिया नहीं था कि ये क्या है, लेकिन बाद में यही रहस्यमयी संरचना वो मशहूर एक्स क्रोमोसोम निकली जिसने जेनेटिक्स की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। अब प्रकृति ने लिंग निर्धारण के लिए क्या गजब के तरीके अपनाए हैं, जरा इस टेबल को देखिए। इंसानों और ड्रोसोफिला में XXYY मैकेनिज्म होता है, जहां नर विषम युग्मोजी यानी XY होते हैं। वहीं ग्रासहॉपर या टिड्डे में XXXO सिस्टम होता है, मतलब नर के पास केवल एक ही X क्रोमोसोम है। लेकिन पक्षियों का मामला तो एकदम पलट जाता है, वहां ZZ-ZW सिस्टम काम करता है। ध्यान दीजिएगा, पक्षियों में मादा विषम युग्मोजी यानी ZW होती हैं, जबकि नर ZZ होते हैं। लेकिन रुकिए, सबसे माइंड ब्लोइंग कहानी तो मधुमक्खियों की है। इनमें हैप्लोडिप्लॉइडी सिस्टम होता है। जो नर मधुमक्खियां होती हैं, जिन्हें ड्रोन कहते हैं, वो बिना निषेचन के ही पैदा हो जाते हैं। इसे पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। अब क्योंकि वो पहले से ही हैप्लॉइड हैं, तो वो स्पर्म बनाने के लिए मियोसिस नहीं बल्कि माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन का इस्तेमाल करते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि एक ड्रोन का कोई पिता नहीं होता, लेकिन उसका एक दादा जरूर हो सकता है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैक्ट बिल्कुल याद रखने वाला है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, उत्परिवर्तन यानी डीएनए में बदलाव। तो ये म्यूटेशन या उत्परिवर्तन आखिर है क्या भला? सिंपल शब्दों में कहें तो किसी जीनोम के डीएनए सीक्वेंस में होने वाला अचानक और वंशागत परिवर्तन ही म्यूटेशन है। ये आगे की पीढ़ियों में पास होता है, और सच तो ये है कि सारी जेनेटिक विसंगतियों की जड़ यही बुनियादी सिद्धांत है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इसका स्केल।
एक तरफ है पॉइंट म्यूटेशन, जहां डीएनए के केवल एक सिंगल बेस पेयर में बदलाव होता है, बस एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक की तरह। सिकल सेल एनीमिया इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। वहीं दूसरी तरफ है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसमें एक बेस पेयर के जुड़ने या हटने से पूरा का पूरा रीडिंग फ्रेम ही शिफ्ट हो जाता है। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी किताब के एक वाक्य से आप सिर्फ एक अक्षर निकाल दें और पूरे के पूरे पैराग्राफ का मतलब ही बदल जाए। अच्छा, ये म्यूटेशन कोई हवा में अपने आप नहीं होते हैं। इनके पीछे कुछ खास विलन होते हैं जिन्हें हम म्यूटाजेंस कहते हैं। ये फिजिकल भी हो सकते हैं, जैसे यूवी किरणें और एक्स किरणें जो सीधे डीएनए के स्ट्रैंड को डैमेज करती हैं, या फिर ये केमिकल हो सकते हैं जैसे मस्टर्ड गैस और एथिडियम ब्रोमाइड। ये वो तत्व हैं जो जाकर डीएनए के कोड में एक्टिवली गड़बड़ी पैदा कर देते हैं। चलिए आते हैं भाग 3 पर, वंशावली विश्लेषण, यानी हमारी असली आनुवंशिक जासूसी। इंसानों में हम मन चाहे क्रॉसेस तो करा नहीं सकते हैं ना, तो हम सिंबल्स के जरिए एक फैमिली ट्री बनाते हैं जिसे पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। इसके कुछ बहुत ही पक्के सुराग हैं। प्रभावी या डोमिनेंट लक्षण वो हैं जो आपको हर पीढ़ी में दिखाई देंगे। अप्रभावी या रिसेसिव लक्षण छिपकर वार करते हैं, ये पीढ़ियों को स्किप कर सकते हैं। और जो सेक्स लिंक्ड लक्षण हैं वो अक्सर माता पिता से विपरीत लिंग वाली संतानों में जाते हैं, जैसे माँ से बेटे में। इन रूल्स को दिमाग में फिट कर लीजिए, ये किसी भी पेडिग्री चार्ट को हैक करने की चाबी हैं। अब मूव करते हैं भाग 4 पर, मेंडलीय आनुवंशिक विकार। आइए देखते हैं कि जब ये सिंगल जीन म्यूटेशन मेंडल के नियमों को फॉलो करते हैं तो क्या-क्या क्लिनिकल परिणाम हो सकते हैं। पहला है हीमोफीलिया, जिसे रॉयल डिजीज भी कहते हैं। ये एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव बीमारी है जहां खून का थक्का जमता ही नहीं। दूसरा है पीकेयू। ये एक मेटाबॉलिक एरर है जिसमें फेनिलैलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम गायब होता है, जिससे मानसिक मंदता आ जाती है। और तीसरा है थैलेसीमिया। ये एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है जहां ग्लोबिन चेन का सिंथेसिस ही कम हो जाता है। और अब फोकस करते हैं उस बीमारी पर जो एग्जामिनर्स की ऑल टाइम फेवरेट है, सिकल सेल एनीमिया। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है। इसका मैकेनिज्म एकदम स्टेप बाय स्टेप चलता है। स्टेप 1, नॉर्मल HbA जीन म्यूटेट होकर HbS बन जाता है। स्टेप 2, इसके कारण बीटा चेन की छठी पोजीशन पर मौजूद ग्लूटामिक एसिड की जगह एक वेलिन आकर बैठ जाता है। और स्टेप 3, जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, नॉर्मल RBC का आकार बदलकर एकदम सिकल यानी हंसिया जैसा हो जाता है, और फिर ये ब्लड फ्लो को ही ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन जेनेटिक्स में हमेशा कुछ ना कुछ सरप्राइज जरूर होता है। सिकल सेल एनीमिया के साथ एक बहुत ही हैरान करने वाला फैक्ट जुड़ा है, जिसे हेट्रोजाइगोट एडवांटेज कहते हैं। जिन लोगों के पास इस म्यूटेटेड जीन की सिर्फ एक कॉपी होती है, उन्हें मलेरिया के खिलाफ एक नेचुरल रेजिस्टेंस मिल जाता है। सोचिए, एक जेनेटिक गड़बड़ी कुछ इलाकों में वास्तव में लाइफ सेवर का काम कर रही है ना अमेजिंग? और अब हमारा आखिरी सेक्शन, गुणसूत्रीय विकार और विसंगतियां। अब हम सिंगल जीन से आगे बढ़कर पूरे क्रोमोसोम लेवल की गड़बड़ियों को देखेंगे। यहाँ 2 कॉन्सेप्ट्स के बीच का बारीक अंतर समझना बहुत जरूरी है। एक है एन्यूप्लॉइडी। ये तब होता है जब कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिड्स अलग नहीं हो पाते। इसका नतीजा एक क्रोमोसोम कम या ज्यादा हो जाता है। इसके विपरीत है पॉलीप्लॉइडी, जहां पूरा का पूरा गुणसूत्रों का सेट ही मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन याद रहे, पॉलीप्लॉइडी इंसानों में नहीं बल्कि पौधों में बहुत कॉमन है। तो यहाँ क्रूशियल पॉइंट ये है कि इंसानों में ये एन्यूप्लॉइडी 3 मेजर सिंड्रोम्स का कारण बनती है। पहला, डाउन सिंड्रोम। ये 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी है। इसमें सिर गोल, कद छोटा और मानसिक मंदता होती है। दूसरा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, यानी 47XXY। इसमें एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम आ जाने से पुरुषों में स्त्रियों जैसे लक्षण आ जाते हैं और वो बांझ होते हैं। और तीसरा है टर्नर सिंड्रोम, यानी 45XO। इसमें महिलाओं में एक X क्रोमोसोम गायब होता है, जिससे उनके अंडाशय पूरी तरह विकसित नहीं हो पाते। खैर, आज हमने जेनेटिक नियमों, म्यूटेशंस और इन बड़े विकारों को तो डिकोड कर लिया है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अब भी बाकी है। ये सारा जो वंशागति का आणविक आधार है, ये असल में सबसे गहरे रासायनिक स्तर पर काम कैसे करता है? डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट कैसे कर लेता है? एग्जाम्स में ये टॉपिक सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। तो सोचिए, वो बायोलॉजिकल कोड असली में फंक्शन कैसे करता है? हमारे अगले एक्सप्लेनर में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तब तक अपनी इस जेनेटिक